हेलो डियर बैंकर्स, नमस्कार, गुड इवनिंग, यू ऑल आर वेलकम इन दिस सीरीज। और हम आपके साथ जुड़ चुके हैं आपकी ऑफिसर्स ऑन ट्रैक क्लासेस के साथ। सो CAIB, जहां पर हम ऑफिसर्स के लिए क्लास लेके आते हैं और हम CAIB में आपके साथ जुड़ते हैं ABM एडवांस बैंक मैनेजमेंट पेपर 1 के लिए। और आज हम लोग बात करेंगे मॉडर्न मेथड्स फॉर द परफॉर्मेंस अप्रेजल। सो परफॉर्मेंस अप्रेजल्स के जो हमारे मॉडर्न मेथड हैं, यहां से क्वेश्चन 100% आता है और इसी को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सभी दोस्त जुड़ जाइए। सबसे पहले मेरा नाम है अरविंद सर और आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल JAIB CAIB बाय अरविंद सर। चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। सबसे पहले अगर हम बात करें मॉडर्न मेथड्स की, तो उसमें सबसे पहला मेथड है असेसमेंट सेंटर वर्कशॉप। नाम से ही पता चल रहा है, असेसमेंट सेंटर वर्कशॉप यानी आपकी जो जॉब है, जिस काम को आप परफॉर्म कर रहे हैं, उसी काम के, उसी जॉब के जो सिमुलेशन मॉडल के ऊपर आपका अप्रेजल करना है ना, उन्हीं प्रोसेस से रिलेटेड आपसे जानकारी, आपका परफॉर्मेंस देखना और उस इवैल्यूएशन के आधार पे आपका परफॉर्मेंस रिजल्ट तैयार करना, यही असेसमेंट सेंटर वर्कशॉप कहलाता है। तो जब हम असेसमेंट सेंटर वर्कशॉप मेथड की बात करते हैं, तो ये हमारा कैसा मेथड है दोस्तों? मॉडर्न मेथड है अप्रेजल का। रेडिकली डिफरेंट मेथड्स, रेडिकली डिफरेंट मेथड्स फ्रॉम द ट्रेडिशनल अप्रेजल टेक्निक। तो ये एक प्रकार का डिफरेंट मेथड होता है जहां पर हम ट्रेडिशनल जो अप्रेजल टेक्निक जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी उनसे अलग है। द मेथड यूज अ नंबर ऑफ असेसर्स एंड डिफरेंट असेसमेंट टूल इन फॉर्म ऑफ एक्टिविटीज। तो यहां पे जो भी आपका असेसमेंट किया जाएगा, यहां पे जो भी आपका असेसमेंट किया जाएगा, वो असेसमेंट किस आधार पे किया जाता है? डिफरेंट एक्टिविटीज के आधार पे। अब ये डिफरेंट जो एक्टिविटीज होती हैं, ये एक्टिविटीज आपके जॉब से रिलेटेड, आपके जॉब से रिलेटेड एक्टिविटीज को यहां पे आपको परफॉर्म करना होता है। क्या करना होता है? परफॉर्म करना होता है। सो इन अ जॉब रिलेटेड सिमुलेटेड सिचुएशन, जॉब रिलेटेड सिमुलेटेड सिचुएशन में आपको क्या करना होगा? आपके बिहेवियर को यहां पे आइडेंटिफाई किया जाता है, ठीक है ना, जिसके तहत असेस किया जाएगा आपका परफॉर्मेंस। ठीक है दोस्तों। सो इन अ जॉब रिलेटेड सिमुलेटेड सिचुएशन द बिहेवियर ऑफ द एम्प्लॉय इज असेस्ड थ्रू देयर परफॉर्मेंस ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज और एक्सरसाइज। अब वो एक्सरसाइज या एक्टिविटीज कौन कौन सी हो सकती हैं? ग्रुप डिस्कशन पहली एक्टिविटीज है, बिजनेस गेम्स सेकंड एक्टिविटीज है, इन बास्केट एक्सरसाइज, कमिटी मीटिंग्स और साइकोमेट्रिक टेस्ट। तो ये सभी एक्टिविटीज परफॉर्म कराई जाती हैं जब असेसमेंट सेंटर वर्कशॉप के तहत असेसमेंट किया जाता है। सो व्हाट इज द पर्पस फॉर द असेसमेंट सेंटर? यहां पे असेसमेंट सेंटर का पर्पस क्या होता है? सबसे पहला, टू मेजर द पोटेंशियल ऑफ द कैंडिडेट फॉर द हायर मैनेजरियल पोजीशन। यानी अगर हम किसी इंप्लॉय को ये देखते हैं कि ये हायर पोजीशन पे वर्क कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, तो मैनेजर पोजीशन पर ये काम कर पाएगा, इसके लिए इनकी पोटेंशियल को आइडेंटिफाई करना असेसमेंट सेंटर की का पर्पस होता है। अगर कोई इंप्लॉय असेसमेंट सेंटर पे अपने टास्क को परफॉर्म कर रहा है, तो यहां से यह भी आइडेंटिफाई किया जाता है कि ट्रेनिंग और डेवलपमेंट की जरूरत तो नहीं है। सिलेक्ट कैंडिडेट इन कैंपस रिक्रूटमेंट फॉर द फ्रेश स्टूडेंट फॉर एम्प्लॉयमेंट और टू आइडेंटिफाई फ्यूचर पोटेंशियल लीडर्स। तो ऑल दीज आर द पर्पसेस फॉर द असेसमेंट सेंटर। नाउ सेकंड हमारा क्या है? MBO, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। तो जब हम मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव या MBO मेथड की बात करते हैं, तो इस मेथड में जो एक्सटर्नल कंट्रोल है उसको क्या किया जाता है? मिनिमाइज, यानी बाहर वालों को इस असेसमेंट में शामिल नहीं किया जाता। एंड एम्फेसिस ऑन द मोटिवेशन लेवल ऑफ द एम्प्लॉय। तो जब इंटरनल ऑफिसर्स ही असेसमेंट करते हैं, मैनेजमेंट के लोग असेसमेंट करते हैं, तो इससे जो हमारा एम्प्लॉय होता है उसका जो मोटिवेशन लेवल है उसको बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। So this ought to be achieved through joint goal setting and employee participation in the decision and directly affect them। तो जब भी कोई गोल, यहां पे सबसे पहले गोल सेट किया जाएगा, ठीक, और इस गोल सेट करने में आपके जो मैनेजमेंट के पर्सन होते हैं, वो मैनेजमेंट के लोग भी रहते हैं और एम्प्लॉय, दोनों लोग इस गोल को सेट करेंगे, है ना, जिसे हम कहते हैं जॉइंट गोल। क्या कहते हैं? जॉइंट गोल सेटिंग। ठीक है दोस्तों, सेटिंग, जॉइंट गोल सेट किया जाएगा। साथ ही साथ यहां पर डिसीजन
मतलब गोल सेट करने में दोनों लोगों का डिसीजन इंपॉर्टेंट होगा जो डायरेक्टली अफेक्ट करेगा। तो एमबीओ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? चेंज द बिहेवियर एंड एटीट्यूड इन रिस्पेक्ट ऑफ गेटिंग द रिजल्ट। तो अब देखो, आपने देखा होगा जब भी किसी परफॉर्मेंस अप्रेजल का जो रिजल्ट आता है, क्या आता है? रिजल्ट। तो वहां पे दो ही चीज होती है, या तो परफॉर्म अच्छा कर रहा होता है, परफॉर्म एम्प्लॉय अच्छा कर रहा होता है, या उसका परफॉर्मेंस 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 उतना अच्छा नहीं होता। तो जब उनको फीडबैक दिया जाता है तो निगेटिव सोचता। तो इसीलिए जो एमबीओ है वो कहीं ना कहीं इंप्लॉय के बिहेवियर को चेंज करने या उनका एटीट्यूड चेंज करने के लिए किया जाता है, जिससे कि जो भी रिजल्ट आए उसके प्रति उनका एटीट्यूड चेंज ना हो। सो इट इज अ रिजल्ट ओरिएंटेड सिस्टम। यहां पे फर्क नहीं पड़ता कि हाउ टू अचीव द गोल, आपने कैसे ये जो गोल है वो अचीव किया। यहां पे फर्क पड़ता है व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द गोल। तो द सिस्टम एम्फेसाइज ऑन गोल अचीवमेंट रादर देन द मेथड इन्वॉल्व। ठीक है दोस्तों। फिर इसके बाद आता है आपका ह्यूमन एसेट्स अकाउंटिंग मेथड। व्हाट इज ह्यूमन एसेट्स अकाउंटिंग मेथड? जब हम ह्यूमन एसेट्स अकाउंटिंग मेथड की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? अकाउंटिंग मेथड की बात करते हैं। तो इस मेथड में होता क्या है कि जो ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करने वाले जो एम्प्लॉइज होते हैं, वर्क करने वाले जो ह्यूमन या एम्प्लॉइज होते हैं, ह्यूमन या एम्प्लॉइज होते हैं, जो एम्प्लॉइज होते हैं, इनको कंपनी अपने एसेट्स मानती है। क्या मानती है? एसेट्स। यानी इनका कहना है कि जब भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई अच्छा टैलेंट अगर आता है तो ऑर्गेनाइजेशन अपने एसेट्स को क्या करती है? इंक्रीज, और उनकी वैल्यू को क्या करती है? इंक्रीज। और जब भी कोई अच्छा टैलेंट चला जाता है, टैलेंट चला जाता है, तो वहां पे अपने वो एसेट्स की वैल्यू में क्या करती है? डिक्रीज कर देती है। ठीक। सो इट इज द मेथड ऑफ द एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ट्रीटेड एज अ ह्यूमन कैपिटल। यहां पे जो भी एम्प्लॉयज होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, उनको ह्यूमन कैपिटल की तरह ट्रीट किया जाता है। And money estimates are attached to the value of an organization, personnel and its external goodwill। तो यहां पे मतलब मनी को एस्टिमेट किया जाता है किस आधार पे? अटैच टू द वैल्यू ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो जब अच्छे लोग आपके पास होंगे तो आप क्या करेंगे? ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यू बढ़ जाएगी, है ना। ऑर्गेनाइजेशन में जो पर्सनल जो लोग काम कर रहे हैं उनकी वैल्यू बढ़ जाएगी और एक्सटर्नल गुडविल भी बढ़ती है। सो प्रिंसिपल बिहाइंड दिस सिस्टम, इसके पीछे जो सिद्धांत काम करता है, लाइक एनी अदर एसेट्स ह्यूमन एसेट्स इज आल्सो वैल्यूएबल टू द ऑर्गेनाइजेशन। जो प्रिंसिपल वो ये कहता है कि जैसे दूसरे एसेट्स ऑर्गेनाइजेशन के लिए वैल्यूएबल होते हैं, वैसे ह्यूमन एसेट्स भी वैल्यूएबल होता है। इफ ट्रेंड एंड एक्सपीरियंस एम्प्लॉय लीव, अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन का ट्रेंड और एक्सपीरियंस एम्प्लॉय जाता है, द ह्यूमन एसेट्स वैल्यू डेप्रिशिएट, आपकी ह्यूमन एसेट्स वैल्यू डेप्रिशिएट हो जाती है। इफ समवन ज्वाइन द ऑर्गेनाइजेशन ब्रिंगिंग विद हिम द स्किल एंड एक्सपीरियंस, अगर कोई ज्वाइन करता है और वो नई स्किल या एक्सपीरियंस लेके आता है, तो यहां पे जो ह्यूमन कैपिटल है या ह्यूमन एसेट्स की जो वैल्यू है वो क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। ठीक है दोस्तों। फिर हमारा अगला जो मेथड है, मॉडर्न मेथड, वो है बिहेवियरली एंकर रेटिंग स्केल। बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल यानी बार्स। सो दिस इज अ न्यू अप्रेजल टेक्निक, एक नई अप्रेजल टेक्निक है। जॉब आर डिस्क्राइब थ्रू इलस्ट्रेशन और बाय गिविंग क्रिटिकल इंसिडेंट्स ऑफ इफेक्टिव एंड इनइफेक्टिव परफॉर्मेंस। तो यहां पे जो जॉब होती है ना, जॉब्स को डिस्क्राइब किया जाता है किस आधार पे? उन इंसिडेंट्स के आधार पे जो इफेक्टिव इंसिडेंट्स यानी घटनाएं हैं और इनइफेक्टिव घटना है परफॉर्मेंस से रिलेटेड। सो बेस्ड ऑन दीज इंसिडेंट्स रेटिंग स्केल इज डिवाइज्ड। इसी इंसिडेंट के आधार पे आपका रेटिंग स्केल तैयार किया जाता है। A set of incidents are used as behavior anchor। तो ये जो इंसिडेंट्स है इनको एज अ बिहेवियर एंकर के तौर पे यूज किया जाता है, जिससे अलग अलग परफॉर्मेंस डायमेंशंस में इनको यूज किया जा सके। सो व्हाइल द सिस्टम इज रीजनेबली ऑब्जेक्टिव, ये जो सिस्टम होता है बार्स, ये ऑब्जेक्टिव अप्रेजल होता है, बट इट इज अ टाइम टेकिंग, ये टाइम ज्यादा लेता है। ठीक है दोस्तों। नाउ अब अगर आप डेवलप करना चाहते हैं बार्स को, तो आपको 5 स्टेप की जरूरत पड़ती है। पहला स्टेप होता है आइडेंटिफाई इफेक्टिव एंड इनइफेक्टिव जॉब बिहेवियर। तो आप इसी जॉब बिहेवियर के आधार पे ही आप क्या करते हैं? बिहेवियर के आधार पे ही आप आइडेंटिफाई करते हैं तो कौन से इफेक्टिव बिहेवियर है
और कौन से इनइफेक्टिव बिहेवियर है। ठीक है दोस्तों, इनके आधार पे आपके परफॉर्मेंस का रेटिंग स्केल, परफॉर्मेंस का जो रेटिंग स्केल है उसको तैयार किया जाता है। रेटिंग स्केल है उसको क्या किया जाता है, तैयार किया जाता है। कन्वर्ट दिस जॉब बिहेवियर इनटू सेट ऑफ परफॉर्मेंस डायमेंशन। इन्हीं जॉब बिहेवियर्स को परफॉर्मेंस डायमेंशंस में कन्वर्ट किया जाता है। जॉब एक्सपर्ट इवेलुएट दीज डायमेंशंस कीपिंग इन द व्यू विद द डिस्क्रिप्शन एंड क्रिटिकल इंसिडेंसेस। तो ये जो आपने डायमेंशंस, जॉब बिहेवियर की डायमेंशंस, परफॉर्मेंस डायमेंशंस प्रोवाइड की हैं, इनके आधार पे जो एक्सपर्ट होते हैं वो इवेलुएट करते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन को और क्रिटिकल इंसिडेंसेस को। तो जॉब एक्सपर्ट्स रेट द बिहेवियर डिस्क्राइब इन द इंसिडेंट्स। जॉब एक्सपर्ट्स बिहेवियर को रेट करेंगे किस आधार पे, जो इंसिडेंट्स दिए गए हैं, हाउ इफेक्टिव और इनइफेक्टिव इट्स रिप्रेजेंट परफॉर्मेंस ऑन एप्रोप्रिएट डायमेंशन। तो a subset of the incident is used as behavioral anchor and each identified। ठीक है दोस्तों, 360 डिग्री अप्रेजल मेथड क्या होता है, किसी भी एम्प्लॉय से रिलेटेड जो इनके चारों तरफ के लोग होंगे वो इनको रेट करेंगे। इनके जो सीनियर्स हैं, सीनियर भी रेट करेंगे, इनके जो पीयर्स हैं साथ वाले वो भी रेट करेंगे, इनके जो सबऑर्डिनेट हैं, सबऑर्डिनेट वो भी इनको रेट करेंगे। साथ ही साथ अगर कोई वेंडर इनसे कनेक्टेड है तो वेंडर्स भी इनको रेट करेंगे। सो दिस इज कॉल्ड द 360 डिग्री अप्रेजल। 360 डिग्री refer to the full circle or all around the employee and the employee is in the center। तो इनके चारों तरफ जो एम्प्लॉइज हैं वो इनको रेट करते हैं और जिस एम्प्लॉय का क्या हो रहा है, एम्प्लॉय का क्या हो रहा है, असेसमेंट, वो सेंटर में रहता है। Under this appraisal system, an employee is rated by people who are affected by the performance of the employee। तो इनको सिर्फ वही लोग क्या करेंगे, रेट करेंगे जो इनके परफॉर्मेंस से प्रभावित होते हैं। ठीक है दोस्तों, एंड हैव एडुकेट नॉलेज अबाउट हिज वर्किंग एंड परफॉर्मेंस। तो जो लोग भी रेट कर रहे हैं उनको इनके परफॉर्मेंस और इनके वर्किंग की नॉलेज भी होना जरूरी है। ठीक है दोस्तों, सो द अप्रेजल इज जनरली डन बाय द सीनियर्स। इसमें सीनियर्स आते हैं, ठीक है, सीनियर्स आते हैं। इसमें कलीग्स आते हैं, कौन आते हैं, कलीग्स आते हैं। सबऑर्डिनेट्स जो इनके अंडर में काम कर रहे हैं वो सबऑर्डिनेट्स आते हैं। सप्लायर्स और कस्टमर्स भी आ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आता है 720 डिग्री अप्रेजल मेथड। तो 720 डिग्री का मतलब क्या हुआ, 720 डिग्री का सीधा मतलब है 360 इंटू 360। ठीक, तो जो 360 डिग्री अप्रेजल था, 360 डिग्री अप्रेजल था, जो अप्रेजल है 360 डिग्री अप्रेजल, इसमें होता क्या है, 360 डिग्री में अगर हम बात करें तो यहां पे परफॉर्मेंस के लिए एम्प्लॉइज को रेट, मतलब परफॉर्मेंस को एनालिसिस किया जाता है यहां पे। ठीक, सबसे पहले परफॉर्मेंस का मेजर किया जाता है और फिर उसका एनालिसिस किया जाता है। लेकिन 720 डिग्री में इतना ही काम फिर से किया जाता, मेजर और एनालिसिस यहां हो गया। अब इन्होंने जो भी इनका टारगेट या गोल है वो सेट किया जाता है, टारगेट और गोल सेट किया जाता है और वो कैसे अचीव कर रहे हैं, है ना, उसके ऊपर भी इनको जानकारी दी जाती है। इसीलिए 360 यानी 720 डिग्री अप्रेजल ऑफ मेथड इसको कहा जाता है। सो 720 डिग्री अप्रेजल, परफॉर्मेंस अप्रेजल कंसीडर्ड ऑल अराउंड अप्रेजल इज वन ऑफ द मोस्ट रिसेंट इंट्रोड्यूस्ड कंसेप्ट। तो ये अभी हाल ही में इनके चारों तरफ का जो लोग होते हैं वो इनको रेट करते हैं। तो ये हमने रिसेंटली इसको इंट्रोड्यूस किया है, इसके पहले 360 डिग्री ही चलता था। जो मेजर सेटबैक है इन प्रीवियस मेथड ऑफ अप्रेजल में, यानी 360 डिग्री में, इट डिड नॉट गाइड द एम्प्लॉय आफ्टर अप्रेजल, हेंस द 720 डिग्री अप्रेजल वाज इंट्रोड्यूस्ड। तो जो 360 डिग्री अप्रेजल होता था वो एम्प्लॉय को गाइड नहीं करता था अप्रेजल होने के बाद। ठीक है दोस्तों, बट 720 डिग्री अप्रेजल को इसीलिए इंट्रोड्यूस किया गया कि एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस को पहले तो मेजर किया जाएगा, फिर उसको एनालिसिस किया जाएगा और फिर टारगेट को सेट किया जाएगा। फर्स्ट अप्रेजल एंड आफ्टर शॉर्ट पीरियड फिर उसके परफॉर्मेंस को मेजर किया जाएगा कि वो अपने टारगेट के कितने करीब है और उसको क्या प्रोवाइड कर दिया जाएगा, फीडबैक और गाइडेंस, जिससे कि वो अपने टारगेट को क्या कर पाए, अचीव कर पाए। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए 720 डिग्री अप्रेजल मेथड को इंट्रोड्यूस किया गया है। सो हेंस 720 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल कैन स्टेटेड एज
ट्वाइस 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल। इसीलिए 720 डिग्री अप्रेजल को ट्वाइस 360 डिग्री अप्रेजल कहा जाता है। ठीक है, तो ऐसा क्यों? वंस व्हेन अप्रेजल इज डन, एक बार जब अप्रेजल हो जाता है, द टारगेट आर सेट, टारगेट सेट किए जाते हैं, एंड सेकंड वर द फीडबैक इज गिविंग एंड द रिपोर्टिंग ऑफिसर्स गिव टिप्स टू अचीव द गोल। तो पहले टारगेट सेट किया जाएगा, ठीक, फिर इनको जब ये इस टारगेट को अचीव कर रहे होंगे तो इनको फीडबैक और टिप्स दी जाएंगी कि कैसे इनको ये टारगेट अचीव करना है। ठीक है, तो ये 720 डिग्री अप्रेजल कहलाएगा। तो ये सभी हमारे अप्रेजल हो गए, मॉडर्न मेथड भी हो गए और ट्रेडिशनल मेथड भी। तो आज की क्लास में बस इतना ही दोस्तों। CAIB महापैक आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए वन स्टॉप सोल्यूशन है। यहां पर आप अपने ऑल कंपलसरी पेपर के साथ इलेक्टिव पेपर को भी कवर कर सकते हैं और इस महापैक के थ्रू आप फर्स्ट अटेम्प्ट में अपने एग्जाम को क्वालिफाई करने के रास्ते पर और आगे जा सकते हैं। तो 6 मंथ महापैक भी आपके लिए है, 12 मंथ भी है, 24 मंथ भी है। 6 मंथ महापैक लिस्ट प्राइस 3499, 12 मंथ महापैक 4999 और 24 महीने का महापैक 6999 में अवेलेबल है। साथ ही साथ CAIB के लिए हमारा फाउंडेशन 2.0 बैच अभी चल रहा है, जो कि जून 2026 एग्जाम को टारगेट कर रहा है और आपकी मदद कर सकता है आपके कंसेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करने में। तो इन बैच के साथ भी आप जुड़ सकते हैं। अगर इंडिविजुअल बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं 2499 में, और प्रो प्लान आपको मिलेगा 2999 में। साथ ही साथ दोस्तों समर्थ 2.0 RB ग्रेड बी के लिए भी हमारा बैच है। अगर आप में से कोई भी आरबी ग्रेड बी को टारगेट कर रहे हैं तो इस बैच के साथ जुड़ सकते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको क्लास समझ में आई होगी। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल।